मेरे देखने सुनने चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत व सलाम। उम्मीद है कि तमाम हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक सवाल जो हर बंदा पूछता है, ये बताइए कि अगर ऑस्ट्रेलियन लड़की से या किसी गोरी लड़की से शादी कर लें तो क्या हमारा रेजिडेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्या ये इतना आसान होता है या नहीं होता है? इस टॉपिक के इन सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में लेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा, आपको होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जो ये सवाल हमारा है कि अगर हम किसी लड़की से शादी कर लें तो क्या हमारा जल्दी से काम बन जाएगा? तो ये इतना आसान नहीं होता। इसका प्रोसेस बहुत लेंदी, बहुत लंबा होता है। पहले मैं इसके कुछ सिनेरियोज डिफाइन कर देता हूं और फिर जेन्युइन वाले पे करते हैं। पहली बात, सवाल ये है कि अगर हम एक लड़की से शादी करते हैं या लड़के से शादी करते हैं, तो जिस लड़के से शादी की जा रही है वो ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंस या फिर एक सिटीज़न है, उसकी एज एटलीस्ट 18 ईयर्स एंड अबव होनी ज़रूरी है, तो ही उससे ये सारे मामलात होंगे, इससे कम पे नहीं होगा। सेकंड रिक्वायरमेंट कि वो शख्स जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहता है, और अगर आप अपने मुल्क में हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया और दूसरे इस तरह के जो मुल्क है, बांग्लादेश, वहाँ पर रहते हैं और यहाँ से आपका रिश्ता वहाँ जाता है, इस सिनेरियो में क्या बनेगा? और दूसरा सिनेरियो ये है कि जो बंदा यहाँ पर रहता है और लड़की भी यहीं पर है, अब क्या सिनेरियो बनेगा? तो भाइयों, जब पहले बात करते हैं फर्स्ट सिनेरियो की, तो फर्स्ट सिनेरियो के अंदर जब हम कोई शख्स यहाँ पर है और परमानेंट रेजिडेंस है और वो वहाँ पर जाता है, पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, तो इसके लिए उन्हें ये प्रूव करना पड़ता है कि ये जो हमारी रिलेशनशिप है ये जेन्युइन रिलेशनशिप है। जेन्युइन रिलेशनशिप किस तरह होती है? आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट आते हैं, आपके पास आपकी फ़ोटोज़ होती हैं, ये आपको प्रूव करनी होती है कि आपकी जो मैरिज है ये एक जेन्युइन मैरिज है, ये कोई फेक नहीं है। तो ये चीज़ आपने रखनी होती है, तो आपको ये रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवानी पड़ती है और इसके अपने प्रूफ रखने पड़ते हैं वीडियो और फोटोज़ की सिनेरियो के अंदर। अब बात करते हैं अगली रिक्वायरमेंट में, तो ये होती है हेल्थ एंड कैरेक्टर्स। इसको हमने चेक करना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है कि जो हेल्थ एग्जामिनेशन होती है, इसके थ्रू भी पता लग सकता है कि आपकी जो शादी है ये जेन्युइन है या नहीं है। कुछ सिनेरियोज़ में ये चेकिंग होती है, कुछ सिनेरियोज़ में आपको मेडिकल एविडेंस देना पड़ता है, कुछ सिनेरियोज़ में नहीं होती, मगर ये भी एक रिक्वायरमेंट है। अगली रिक्वायरमेंट जो हम बात करेंगे वो होगी जो आपकी जेन्युइन रिलेशनशिप है उसको प्रूफ करने के क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो जो जेन्युइन रिलेशनशिप होती है उसके लिए आपको जैसे जॉइंट फाइनेंशियल अपने स्टेटमेंट्स दिखाने पड़ते हैं कि भाई ये बंदी या बंदा मेरे साथ रहता है और मैंने इसके लिए ख़रीदा है और इसने मेरे लिए कुछ ख़रीदा है, या हमने कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं। तो ये जॉइंट जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, जो बिल्स होते हैं, इनके आपस में नाम होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सारा कुछ लड़की के नाम पर हो, सारा कुछ लड़के के नाम पर हो। ये जॉइंट्स अकाउंट्स होते हैं और इस तरह से ट्रांजैक्शन हमें दिखती हैं, तो पता लग जाता है कि ये जेन्युइन रिलेशनशिप है। सेकंड वन कि लिविंग अरेंजमेंट। ऐसा नहीं है कि आपने एक लड़की से शादी कर ली और वो अपने वहाँ रह रही है और आप यहाँ रह रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। जब आप यहाँ पर होंगे तो साथ में रहना होगा, एक साथ में अरेंजमेंट करने होंगे। उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखा सकते हैं कि ये लीज डॉक्यूमेंट है और हम दोनों यहाँ रहते हैं और हमारा यही रेजिडेंसी है, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा बात करते हैं सोशल एक्नॉलेज की। तो भाई, जब बीवी या शौहर होता है तो आप घूमते हैं, फिरते हैं, तस्वीरें लेते हैं, पोस्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट पे चैट होती है, मोबाइल्स पे चैट होती है, बातचीत होती है, मैसेज होते हैं, कॉल्स होती हैं। तो इस तरह पता लगता है कि ये एक जेन्युइन रिलेशनशिप बन रहा है। और फिर डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, इस तरह की गेम नहीं होती है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। प्रोसेस को भी हम डिफाइन करते हैं कि वो लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है। इसके वीज़ा की जो क्लासेस होती हैं ये 801 और 820, ये 2 क्लासेस होती हैं। सबसे पहले जब आप शादी कर लेते हैं तो डायरेक्टली बंदा यहाँ नहीं आ जाता या बंदी यहाँ नहीं आ जाती, तो उसके लिए एक आपको टेम्परेरी वीज़ा एलोकेट करना पड़ता है। वो वीज़ा आपका टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। पहले आप उसके लिए अप्लाई करते हैं और फिर आपके वेट पीरियड होता है और उसके बाद आता है। तो जब आप वो अप्लाई करते हैं तो उसकी जो अप्लाई की जो टाइम पीरियड होता है वो ये तमाम रिक्वायरमेंट को देखना होता है कि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिटी है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट हैं, आपके जो पढ़ाई के सर्टिफिकेट हैं, ये जेन्युइन होने चाहिए। रिलेशनशिप के जो एविडेंस हैं वो वेरीफाई होते हैं। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें आपकी होती हैं। हेल्थ एग्जामिनेशन होता है,
फिर जाकर आपको एक वीज़ा ग्रांट होता है, एक एप्लीकेशन आपने लॉन्च करनी पड़ती है 475P के नाम से। वो एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू एक वीज़ा आपको अप्लाई करना होता है और आपको वीज़ा मिल जाता है, इंक्लूडिंग आपका 801। इसकी फ़ीस जो होती है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो मेन एप्लीकेंट होता है उसकी तो $8,000 तक होती है। फिर पार्टनर का वीज़ा होता है, ये एक नॉर्मल फ़ीस नहीं होती है, एक बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है। और अगर आपके मिसाल के तौर पर बच्चे भी हैं, आपने पहले अप्लाई कर लिया था, आपके बच्चे रह गए थे, तो $1,500-$1,600 जो है वो बच्चों की भी फ़ीस होती है। तो पार्टनर का इस तरह से वीज़ा भी लगते हैं, तो लेंदी प्रोसेस होता है। और टेम्परेरी जो आपका वीज़ा लगता है वो वीज़ा की भी टाइम पीरियड होता है। पहले आप उस टाइम पीरियड के अंदर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, 2 साल अपने मुकम्मल करते हैं, उसके बाद एक परमानेंट वीज़ा आपको एलोकेट होता है। वो वीज़ा एलोकेट करने के बाद भी आपका जो 2 साल का तकरीबन पीरियड होता है, इट डिपेंड्स ना, कभी वो 12 महीने से 2 इयर्स कहते हैं, मगर मैक्सिमम 2 इयर्स का होता है। उसके बाद आपको दूसरा वीज़ा मिलता है, यानी पहले टेम्परेरी, फिर परमानेंट, फिर परमानेंट के बाद एक और वीज़ा आपको एलोकेट होता है, फिर जाके आपकी नेशनैलिटी मुकम्मल होती है। और इस दरमियान में अगर आपका रिलेशनशिप खुदा न खास्ता ब्रेक हो जाता है, मैं सिर्फ जेन्युइन रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, नॉन जेन्युइन की तो इसमें डिटेल ही नहीं है, वो एक फजूल सा टॉपिक है और उसको हम एक और टॉपिक में कवर करेंगे। तो जो जेन्युइन आपके रिलेशनशिप होते हैं, अगर वो आपका टूट जाता है तो उस सिनेरियो के अंदर ये सारा का सारा रिवर्ट बैक हो जाता है। आपको रेजिडेंसी मिलने से पहले अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है तो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होता, रेजिडेंसी ग्रांट नहीं होती है। तो आप जब तक इस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर नहीं कर लेंगे, पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा, वो लोग मुतमईन नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। तो ये जो आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप आइए और यहाँ पर आकर एक लड़की से शादी कर लीजिए, तो ये इतनी आसान गेम नहीं होती जितनी आसान बताई जाती है। और गोरियाँ ना आपके इंतज़ार में बैठी हुई हैं कि आप यहाँ पर आएंगे और वो कहेंगी कि जनाब आप आ चुके हैं, मेरे ख्वाहिशों का जो है ना वो दूल्हा मुझे मिल चुका है और मैं उसे शादी कर लूँगी। तो उसकी भी एक रीज़निंग, एक जस्टिफिकेशन होती है कि आपका रिलेशनशिप कैसा बन रहा होता है। और इसके अलावा जो फेक मैरिजेस का आपको कह रहे होते हैं, वो फेक मैरिजेस के ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो मेरी आने वाली वीडियो में मैं कवर करूँगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसकी प्रॉज एंड कॉन्स क्या होती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने एक पूरा का पूरा जेन्युइन जो शादी थी, रिलेशनशिप था, उसके बारे में कवर किया कि आप किस तरह उसके थ्रू भी वीज़ा ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी दिलचस्प लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर अब तक आपने मेरी स्किल इमिग्रेशन की वीडियो नहीं देखी है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे आ सकते हैं, तो वो भी जाके देख लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।